स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेस्लो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम हेस्लो के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने हेस्लो से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना भी सीखा है। आज हम बात करेंगे दो तरह की एंथैल्पी चेंज का, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एंथैल्पी चेंज फॉर, आपके सामने लिखा हुआ है एंथैल्पी चेंज फॉर एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आपके पास सामने आएगा एंथैल्पी चेंज फॉर, अभी एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा आपके लिए बनेगा एंथैल्पी चेंज फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, अब हाइड्रेशन की एंथैल्पी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी जनरल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो कैसे निकाली जा सकती है, कैसे हेस्लो की एप्लीकेशन से। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि होता क्या है वो टॉपिक, और फिर उसका न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, जैसा कि आपके सामने न्यूमेरिकल दिखाई भी दे रहा है। देखो भाई, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब जैसे कार्बन क्या ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होता रहता है, पर वो प्रोसेस बहुत स्लो होती है, और उस प्रोसेस में जो हीट चेंज होता है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन हम उस हीट चेंज को किसी और मेथड से निकाल नहीं सकते। हम फिर उसको कैसे निकालते हैं? हम उसको निकालते हैं हेस्लो से। तो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर भी कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से आपका कार्बन, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस भी एग्जिस्ट करता है, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जब चेंज होती है तो एंथैल्पी का चेंज होता है, हीट का चेंज होता है। उस हीट के चेंज को निकाला जा सकता है बाय द यूज ऑफ हेस्लो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो, एलिमेंट लाइक कार्बन एंड सल्फर एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स। द चेंज ऑफ वन फॉर्म टू अनदर इन्वॉल्व वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेस्लो। ठीक है, हेस्लो क्या कहता है? कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में हुई हो या बहुत सारे स्टेप्स में हुई हो, उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, हमें एक रिएक्शन दी गई है, कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है प्रकृति में धीरे धीरे, या फिर ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन। नीचे दो रिएक्शन दी गई है, कार्बन डायमंड प्लस O2 से CO2, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 से क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों रिएक्शंस से क्या बताना है? डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन बताना है। देखिए भाई, ये रहा जी आपके सामने। देखो, सॉल्यूशन की बात करते हैं, मजेदार सवाल है भाई। आपके सामने आपको करना क्या है? डायमंड से ग्रेफाइट में जाना है। मतलब हमारे पास जो रिएक्शन होगी ना, उसमें कार्बन डायमंड से कहाँ जाएगा भाई? कार्बन आपका जो डायमंड से किस में जाएगा? वो आपका कार्बन ग्रेफाइट में जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन बननी चाहिए। ये क्या बननी चाहिए भाई? आपके पास ओवरऑल रिएक्शन जो है बननी चाहिए। पहली रिएक्शन क्या दी हुई है आपको? पहली रिएक्शन दी हुई है जिसमें डेल्टा H1, पहली रिएक्शन दी हुई है, कार्बन यहाँ पर डायमंड है, कार्बन इन डायमंड फॉर्म प्लस O2 कहाँ जा रहा है भाई? ये डायमंड फॉर्म में कहाँ जा रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, मैं ब्रैकेट थोड़ी बढ़िया सी अच्छी सी बना देता हूँ। देखिए जरा, ये देखो, कार्बन डायमंड प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है भाई? वो आपका -94.5 किलो कैलोरी दिया गया है। वैसे पर मोली होता है वो। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए, अब मुझे डायमंड वाला जो है ना वो ओवरऑल रिएक्शन में लेफ्ट में चाहिए, पर मुझे ग्रेफाइट राइट में चाहिए। तो मैं क्या इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब क्या? मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं CO2, सही है, CO2 गैस फॉर्म में लिख सकता हूं, सही है भाई, यहां पर भी गैस लिख सकता हूं। अब CO2 से कहां जाऊंगा? CO2 से जाऊंगा, यहां कार्बन लिखूंगा, यहां लिखूंगा ग्रेफाइट, यहाँ क्या लिखूंगा? ग्रेफाइट लिखूंगा। ठीक है, और प्लस में क्या लिखूंगा? प्लस में लिखूंगा O2। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है, अब रिएक्शन उल्टी हुई है तो एंथैल्पी चेंज भी उल्टा हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 94 किलो कैलोरी, सही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कमाल गजब हो जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो O2 से O2 कट जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो O2 से क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा यहां कार्बन इन डायमंड, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म, और ये कहां चला जाएगा?
कार्बन इन ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म। सही है। तो ओवरऑल क्या मतलब समझ में आया? हमें समझ में आया कि भाई इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज अगर डेल्टा एच है तो डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ये रहा एच वन और ये रहा एच टू। क्या करेंगे हम? -94.5 प्लस 94, ये आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस का, -0.5 किलो कैलोरी। इतनी हीट जो है वो रिलीज हो रही होगी जब 1 मोल डायमंड, या फिर 1 मोल डायमंड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? 1 मोल ग्रेफाइट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना भाई? तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? एंथैल्पी चेंज फॉर एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी यहां से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस पर बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की एंथैल्पी को भी हेस लॉ से निकाला जा सकता है। हाइड्रेशन की एंथैल्पी क्या होती है भाई? कोई भी अनहाइड्रस सोल्ट, कोई भी अनहाइड्रस सोल्ट जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, अगर वो रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके कैसा बना देता है? हाइड्रस सोल्ट बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज फॉर हाइड्रेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, जब एक मोल व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सोल्ट, जब 1 मोल एनहाइड्रस सोल्ट कंबाइन करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, सो एज टू चेंज इनटू हाइड्रेटेड साल्ट। एक सोल्ट है जो अनहाइड्रेटेड है, उसको जितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उतने के साथ कंबाइन करके, उतने वाटर मॉलिक्यूल अपने पास रख के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रेटेड सोल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर हाइड्रेशन। सही है। तो ये आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कॉपर सल्फेट, ये कैसा है? ये आपका अनहाइड्रस है। ये आपका क्या है जी? अनहाइड्रस है, अनहाइड्रस है। और ये आपका क्या है? हाइड्रस है, पानी के साथ हाइड्रस सोल्ट है। एक अनहाइड्रस है और दूसरा क्या है आपका? हाइड्रस सोल्ट है। समझ में आ रहा होगा आपको? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रस और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, हाइड्रस और हाइड्रेटेड। ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, -78.2 किलोजूल पर मोल दिखाई दे रहा है। अब इसको ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सोल कैसे करेंगे? इसको हम हेस लॉ से निकाल सकते हैं। हेस लॉ से कैसे निकालेंगे? आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको इससे ही समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जी, आपको न्यूमेरिकल दिया गया है भाई, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये वो सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन क्या है, इसका उत्तर लिख रहा हूं, और ये सॉल्यूशन क्या है आपका? जो सॉल्यूशन जिसमें मिक्स किया गया है, जैसे लिक्विड हो गया, जैसे पानी में सॉल्ट मिला दिया, ये तो वो वाला सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन अलग है, वो अलग है। ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो अलग है भाई। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की जो एंथैल्पी चेंज है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जब कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है प्लस एक्वस लिखता हूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? मैं लिख पाऊंगा कॉपर सल्फेट और यहां पर क्या? एक्वस। इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी में बदलाव है वो -16 किलो कैलोरी है। दूसरा क्या? कॉपर सल्फेट की भी बोल रहा है, CuSO4 5H2O, ये भी सॉलिड है। जब इसके लिए भी क्या बोल रहा है? एंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको जब पानी में डाला तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसको जब पानी में डाला, इसकी भी क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। इसको जब पानी में डाला तो भी इतनी एंथैल्पी जो है वो क्या हुई है? रिलीज हुई है। वो कितना है आपके पास? डेल्टा H2 बराबर कितना दिया गया है भाई? 3 किलो कैलोरी दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है हमें निकालना क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट CuSO4 और यहां पर क्या? सॉलिड प्लस 5H2O। सही है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? CuSO4 5H2O, और यहां पर क्या आना चाहिए? सॉलिड। हाइड्रेटेड से अनहाइड्रेटेड में जा रहा है। हमें ये चाहिए भाई, हमें ये चाहिए, ये रिएक्शन हमें चाहिए भाई। सही है। तो
तो ऊपर क्या लिखता हूं दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, अलग सी चीज है, थोड़ा सा अलग सा सॉल्यूशन बनेगा इसका। सारे क्वेश्चन हाइड्रेशन वाले ऐसे ही होंगे। अगर मैं इसको 1 कहूं और इसको 2 कहूं दोस्तों, देखिए 1 कैन बी रिटन एज, 1 कैन बी रिटन एज, देखो भाई 1 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, कैसा, देखिए जरा, CuSO4 ये सॉलिड है प्लस 5H2O, सही है, तो यहां से क्या निकाल दूंगा, CuSO4 और यहां पर 5H2O और ये सॉलिड आ जाएगा, सही है भाई। उसके बाद और क्या कर सकता हूं, CuSO4 5H2O, यहां पर सॉलिड है, सही है, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्वस, ये क्या बनेगा जी आपके पास, ये बनेगा CuSO4 एक्वस, ये बन जाएगा भाई। अगर मैं कहूं पहले के लिए डेल्टा H3 जो है वो x है, डेल्टा H4 जो है वो क्या है, y है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो क्या बनेगा, आपके पास पहली ही इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं, देखिए यहां पर देखो ध्यान से, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, देखो इसको और इसको जोड़िए, CuSO4 एक्चुअल में एक्वस को पानी में जोड़ोगे तो एक्वस ही बन जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये आपका पहली इक्वेशन ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से कह सकता हूं डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। भाई 3 और 4 को जब जोड़ रहा हूं तो वो पहली ही इक्वेशन के बराबर आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, सही है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि भाई जो डेल्टा H1 है वो कितना है, -16। तो यहां से क्या लिखता हूं, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ये -16 है, और डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ध्यान से देखो भाई, डेल्टा H4 कौन है, अरे डेल्टा H4 कौन है, ये तो डेल्टा H2 है, डेल्टा H4 ही कौन है, एक्चुअल में यहीं पर गंगाधरी शक्तिमान है, यही तो ऊपर वाली इक्वेशन है, दोनों डिफरेंट है नहीं। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, यहां से कह सकता हूं डेल्टा H2 ही डेल्टा H4 है, ये और ये इक्वेशन सेम है। तो यहां से क्या बनेगा भाई आपके पास, यहां से बनेगा -16 एज डेल्टा H4 इज इक्वल टू डेल्टा H2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 देता है 3, -16 यहां पर डेल्टा H3 और ये बनेगा 3, डेल्टा H3 बनेगा -16 -3, ओहो डेल्टा H3 इज इक्वल टू -19 किलो कैलोरी पर मोल, सही है भाई, ये आ जाएगा डेल्टा H3। और H3 को देखिए, डेल्टा H3 को देखिए, डेल्टा H3 क्या है, ये तो वही है जो हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो डेल्टा H3 है, यही तो डेल्टा H3 है, देखो तो जरा, निकाल दिया। फिर से कहता हूं, इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, जब इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक किया तो नीचे वाला हिस्सा तो दूसरी इक्वेशन के बराबर आ गया और ऊपर वाला हिस्सा वो आ गया जो रिक्वायर्ड था। तो इस एंथैल्पी को इन दोनों का सम लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी और जो बची हुई एंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास आ गई, जिसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये एक्चुअल में यही क्या है आपके पास, दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आ जाएगा। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको। किसी को भी डाउट हो, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट बचा होगा। कभी भी आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछे तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक जनरल रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि एंथैल्पी चेंज फॉर हाइड्रोजनेशन, वो भी देख लेते हैं और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कंबस्शन हमने बहुत बार देख लिया है, एंथैल्पी चेंज फॉर हाइड्रोजनेशन देख लेते हैं एक बार, उसमें कंबस्शन की एंथैल्पीज भी जो है वो आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर बात कर रहा है आपके सामने, यहां पर बात कर रहा है प्रिडिक्ट द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको
एंथैल्पी चेंज बताने में हेल्प करता है। मतलब इस क्या किसी भी रिएक्शन के लिए जो हेस लॉ है वो क्या बताता है आपको, एंथैल्पी चेंज बताने में हेल्प करता है। अभी तक हम यही निकालते आ रहे थे, जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन निकाल दिया हेस लॉ से, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल दिया, एंथैल्पी चेंज फॉर एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया, एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की जो एंथैल्पी चेंज है निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, किसी भी रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन अगर आपको दी गई है ना, तो आप वहां से भी क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेस लॉ। देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता है और लिख भी रहा है, हेस लॉ कैन बी अप्लाई टू प्रिडिक्ट एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन। चाहे कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए एंथैल्पी चेंज निकाला जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ के एप्लीकेशन से ऐसा किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसके सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। दिया क्या गया है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी निकालनी है। अब इथाइलिन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन जो जो कहता जाएगा वो लिखता जाऊंगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या चाहिए भाई, इथाइलिन C2H4 का हाइड्रोजनेशन करवाना है। सही है, तो ये क्या बनेगा भाई आपके पास, ये बनेगा C2H6, इथेन बन जाएगा। इथेन मतलब इथाइलिन से कहाँ जाना है, इथेन में जाना है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइलिन दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई इथाइलिन कंबस्शन C2H4, इसके जलने के दौरान जो ऊर्जा निकलेगी, जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बोल रहा है। ये CO2 बनेगा और ये H2O बनेगा। दोस्तों बैलेंस करना ना भूलें, सारा खेल बैलेंसिंग का है। सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही थे, 2 लगा दिया, कार्बन भी 2 थे, 2 लगा दिया, ऑक्सीजन सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। देखो अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो कितना दिया गया है, ऊर्जा तो शायद मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, एनर्जी ही यूज करूंगा, एनर्जी का स्रोत, ठीक है। ये किलो जूल पर मोल में दे रहा है भाई, किलो जूल पर मोल में दे रहा है। जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के जलने की भी ऊर्जा दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन जब जल रही है तो कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस कर रही है, H2O। सही है, अब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ये क्या आएगा, हाफ आएगा। ध्यान रहे आप यहां पर 2 नहीं लगा सकते, 3 नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 1 मोल ही जलता है कंप्लीटली, उसे ही क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, पर मोल ही होता है भाई, ठीक है। उसके बाद इथेन के लिए भी दे रहा है, अरे वाह सब कुछ दे दिया भाई इसने, तो ये तो बहुत अच्छा इंसान निकला। C2H6 प्लस O2 जला दिया, इथेन गैस को जला दिया भाई, ये जला रहा है, ये मान नहीं रहा, ले भाई जला देते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा, शायद CO2 बनेगा, तो फिर तो वहाँ पर बनेगी नहीं बात, हाँ CO2 बनेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर तो यहाँ पर कुछ और आएगा। देखो अब 2 2 4 और वहाँ से आ गया, यहाँ आ जाएगा भाई 3, वो ऊपर वाला बैलेंस ऐसे होगा। अब C2H6 यहाँ से CO2 बनेगा और प्लस बनेगा पानी। जलने के दौरान 2 ही बाई प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, पानी निकलता है, ठीक है। तो अब देखो भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पर लगा दूंगा 3, कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ लगा दूंगा 2, ये 4 और 3 7, यहाँ लिख दूंगा 7/2, यहाँ लिख दूंगा 7/2। सही है। दूसरे के लिए कितना दिया है, हाइड्रोजन जब जल रही है तो ठीक ठाक कम ऊर्जा निकल रही है, वैसे ज़्यादा नहीं निकल रही, पहले वाले में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, 286.2 किलो जूल पर मोल। सही है भाई। उसके बाद इथेन के लिए -1560, इथेन तो भयंकर ज्वलनशील निकला भाई इनमें से, ये बनेगा आपके पास -1560.6 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। अब मुझे ओवरऑल ये रिएक्शन बनानी है, सही है। अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं इसको कहूं 1, इसको कहूं 2 और इसको कहूं 3, मुझे C2H4 इधर की साइड ही चाहिए, बट मुझे C2H6 उधर की साइड चाहिए। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अगर जो लेफ्ट में है और लेफ्ट में चाहिए तो जुड़ेगा, और जो लेफ्ट में है पर वो राइट में चाहिए तो घटेगा। तो मैं पहली दूसरी को जोड़ के तीसरी को घटा देता हूं। यहां पर क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 1 + 2 - 3। देखिए भाई क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। जब मैं पहली दूसरी को जोड़ता हूं, C2H4 + 3O2, C2H4 सब लिख देता हूं, C2H4 + 3O2,
प्लस H2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2। अब इसमें से तीसरी घटानी है। तीसरी में क्या है, C2H6 और 7/2 O2, C2H6 माइनस 7/2 O2, दिस विल गोज टू, देखो भाई क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 CO2 2 H2O H2O, 2 CO2 प्लस 2 H2O प्लस H2O माइनस 2 CO2 और 3 H2O, माइनस 2 CO2 और माइनस 3 पानी के भी मोलिक्यूल। देखो कट रहा है, काट दो, 2 CO2 से 2 CO2 खत्म हो जाएंगे, पानी के तीनों मोल जो है खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या निपट लेगा, 3 और ये जोड़ोगे तो ये बना जाएगा 7/2, ये भी निपट लेगा। तो बनेगा क्या हमारे पास बनेगा C2H4 प्लस H2 माइनस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, गोज टू C2H6। और यही तो क्या थी, यही तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन थी। तो करना क्या है, पहली दूसरी एंथैल्पी को जोड़ना है। तो ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज होगा, पहली एंथैल्पी जमा दूसरी एंथैल्पी और घटा तीसरी एंथैल्पी, यहां से निकाल दूंगा वैल्यूज। पहली कितनी दी गई है, पहली माइनस 1410 माइनस 286.2, माइनस 1410 माइनस 286.2, सही है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, आगे वाली भी लिखनी होगी, ये रही 1560.6, यहां लिखूंगा माइनस 1560.6, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, ये जुड़ेगा तो यहां पर बनेगा 6, 2 पीछे 0.2 आ जाएगा, सही है, 6 बन जाएगा और 8 और 4 12 आ जाएगा, नहीं 8 और 1 9 आ जाएगा भाई, 6 आएगा, 8 और 1 9 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, 1696.2, ठीक है, और प्लस 1560.6, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन क्यों बोला, क्योंकि क्या किया है यहाँ पर, इथीन का हाइड्रोजीनेशन करके इथेन बनाया है। तो आपने इस क्लास में पढ़ा आप कैसे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, कैसे आप हाइड्रेशन के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, और कैसे आप किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं यूजिंग द हेस्लो। अब हेस्लो कैसे यूज किया भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा इन तीनों को मिलाकर ये रिएक्शन बना दो, मतलब किन्हीं भी रिएक्शन को घटाकर या जोड़कर मेन रिएक्शन बना दो। जैसे रिएक्शन घटाई या जोड़ी है वैसे ही एंथैल्पी को घटा दो और जोड़ दो, आपके पास क्या आएगी, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज आएगा वो मेन रिएक्शन का ही आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इस क्लास को एंड करता हूं, और आपको सारी की सारी क्लासेस ऐसी ही हमारे इस ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगी, और हमारे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप ज़रूर उन क्लासेस को देखिए और उनको शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।